कभी सोचा है कि मॉलिक्यूल्स यानी अणु आखिर व्यवहार कैसे करते हैं? इनके पीछे ना कुछ छिपे हुए नियम काम करते हैं। तो आज हम इन्हीं नियमों यानी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के पीछे की साइंस को समझने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि कुछ मॉलिक्यूल्स इतने स्टेबल यानी स्थिर क्यों होते हैं, जबकि कुछ दूसरे एकदम से रिएक्ट कर जाते हैं। देखिए, इसका सारा राज ना मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के लिए चल रही एक लगातार खींचतान में छिपा हुआ है। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम एक टूल किट तैयार करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स है क्या, फिर एक एक करके इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस और हाइपरकॉन्जुगेशन को समझेंगे, और आखिर में इन सब का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी और ताकत की भविष्यवाणी करेंगे। चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स आखिर हैं क्या? देखिए, सीधी सी बात है कि एक मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैसे बंटे हुए हैं। ये सब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के खिंचाव और धक्के का ही खेल है। तो हमारे टूलकिट का सबसे पहला टूल है इंडक्टिव इफेक्ट। इसे ऐसे समझिए जैसे मॉलिक्यूल्स के अंदर एक डोमिनो इफेक्ट चल रहा हो, जहां एक जगह का असर पूरी चेन पर पड़ता है। होता क्या है कि जब अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले दो एटम एक सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, तो ज्यादा ताकतवर एटम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है। अब ये खिंचाव अगले बॉन्ड में महसूस होता है और फिर उससे अगले बॉन्ड में, बिल्कुल एक डोमिनो की लाइन की तरह। और हाँ, ये इफेक्ट सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स यानी सिग्मा बॉन्ड्स के जरिए ही काम करता है। अब ये जो इंडक्टिव इफेक्ट है ना, ये दो तरह का होता है। एक है माइनस आई यानी माइनस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, जैसे नाइट्रो या फ्लोरीन, ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचते हैं। और दूसरे हैं प्लस आई यानी प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, जैसे मिथाइल ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन्स को अपने से दूर धकेलते हैं। तो एक खींच रहा है और दूसरा धकेल रहा है। अच्छा, तो इसके कुछ जरूरी नियम भी हैं, फटाफट से उन पे नजर डालते हैं। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, मतलब हमेशा मौजूद रहता है। ये सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स पर ही काम करता है। दूरी बढ़ने के साथ ये कमजोर होता जाता है और 3 कार्बन के बाद तो लगभग खत्म ही हो जाता है। और एक बात और, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को हम न्यूट्रल मानते हैं। चलिए अब अपने टूलकिट के अगले और इंडक्टिव इफेक्ट्स से भी कई ज्यादा ताकतवर टूल पर चलते हैं, जिसका नाम है रेजोनेंस। इसे ऐसे समझें कि मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी के लिए अपना बोझ आपस में बांट रहा है। देखिए, रेजोनेंस का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मॉलिक्यूल एक रूप से दूसरे रूप में तेजी से बदल रहा है। नहीं, असलियत ये है कि मॉलिक्यूल का जो असली स्ट्रक्चर है वो इन सभी संभावित स्ट्रक्चर्स का एक मिला जुला रूप, एक हाइब्रिड होता है। और ये हाइब्रिड किसी भी एक अकेले स्ट्रक्चर से कहीं ज्यादा स्टेबल होता। पर रुकिए, रेजोनेंस हर जगह नहीं होता। इसके लिए एक खास शर्त है। मॉलिक्यूल में एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम होना चाहिए। आसान भाषा में कहें तो उसमें पैरेलल पी ऑर्बिटल्स की एक ऐसी चेन होनी चाहिए जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से घूम फिर सकें। तो हम ये कैसे तय करें कि कौन सी रेजोनेंस स्ट्रक्चर सबसे ज्यादा जरूरी या सबसे ज्यादा स्टेबल है? खैर, इसके लिए कुछ नियम हैं। सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर वो होता है जिसमें चार्ज का कोई सेपरेशन ना हो, ज्यादा पाई बॉन्ड्स हो, सभी एटम्स का ऑक्टेट पूरा हो और नेगेटिव चार्ज ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर हो। ये एक तरह की प्रायोरिटी लिस्ट है। और अब बारी है हमारे टूलकिट के आखिरी टूल की, हाइपरकॉन्जुगेशन। इसे एक तरह की पड़ोसी की मदद के तौर पर देखिए, जो मॉलिक्यूल को स्टेबल होने में मदद करती है। हाइपरकॉन्जुगेशन हमें ये दिखाता है कि सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी स्टेबिलिटी में कैसे मदद कर सकते हैं। जब एक CH सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पास के खाली p ऑर्बिटल में फैल जाते हैं, तो इसी को हाइपरकॉन्जुगेशन कहते हैं। इसे कभी कभी नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, क्योंकि ये है तो रेजोनेंस जैसा ही, लेकिन इसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉन हिस्सा लेते हैं। तो ये असर हमें देखने को कहाँ मिलता है? खासकर कार्बोकटायन, कार्बन फ्री रेडिकल्स और एल्कीन्स में। लेकिन इसकी भी एक शर्त है कि सिस्टम के ठीक बगल में एक sp3 कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन होना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारा टूलकिट अब पूरी तरह से तैयार है। अब असली मजा शुरू होगा। चलिए देखते हैं कि हम इन इफेक्ट्स का इस्तेमाल करके मॉलिक्यूल्स के व्यवहार के बारे में कितनी सटीक भविष्यवाणियां कर सकते हैं। स्टेबिलिटी पता करने के लिए एक सिंपल सी चेकलिस्ट है। सबसे पहले पहचानिए कि आपके पास क्या है, कार्बोकैटायन, कार्बेनियन या फ्री रेडिकल। फिर देखिए कि क्या वहां प्लस आई या हाइपरकॉन्जुगेशन जैसे इलेक्ट्रॉन देने वाले इफेक्ट हैं। ये कार्बोकैटायन को स्टेबल करते हैं।
वहीं -I जैसे इलेक्ट्रॉन खींचने वाले एफेक्ट्स कार्बेनियन को स्टेबल करते हैं। और हमेशा याद रखिए, रेजोनेंस इन सब में सबसे बड़ा खिलाड़ी है। चलिए कार्बोकेटायन का एक साफ उदाहरण देखते हैं। जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स +I और हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जुड़े होते हैं, कार्बोकेटायन उतना ही ज्यादा स्टेबल होता है। इसीलिए टर्शियरी सेकेंडरी से ज्यादा स्टेबल होता है और सेकेंडरी प्राइमरी से। और जिन कार्बोकेटायन को रेजोनेंस का सहारा मिल जाता है, वो तो और भी ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। अब इस चार्ट को देखिए। जैसे ही हम एक प्रोपियोनिक एसिड में एक ताकतवर इलेक्ट्रॉन खींचने वाला -I ग्रुप जैसे कि नाइट्रो ग्रुप NO2 जोड़ते हैं, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अचानक से बढ़ जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि -I ग्रुप उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबल कर देता है जो प्रोटॉन निकलने के बाद पीछे रह जाता है। और ये केमिस्ट्री का एक सुनहरा नियम है। कोई एसिड उतना ही मजबूत होता है जितना उसका कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है। और ये इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स इसी स्टेबिलिटी को कंट्रोल करते हैं और इसीलिए एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ को भी कंट्रोल करते हैं। तो हमारा ये टूलकिट हमें क्या-क्या बताने की ताकत रखता है? बहुत कुछ। हम रिएक्शन इंटरमीडिएट्स और एल्कीन की स्टेबिलिटी, किसी चीज की एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ और यहाँ तक कि बॉन्ड की लंबाई और डाइपोल मोमेंट के बारे में भी बता सकते हैं। ये सच में केमिस्ट्री के सबसे बुनियादी नियम हैं। लेकिन सोचिए, क्या होता है जब ये इफेक्ट्स एक दूसरे से टकराते हैं? जब इनके बीच कंपटीशन होता है, तो कौन जीतता है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें केमिस्ट्री की और भी गहरी और मजेदार दुनिया में ले जाता है। इस पर सोचिएगा जरूर।